बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय होल बीएसएन कम्युनिटी। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने सोर्सेज ऑफ ड्रग्स एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज टुवर्ड्स फार्माकोलॉजी को डिस्कस किया था। इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम फार्माकोकाइनेटिक्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम मेजरली रूट्स को पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्शन को पढ़ेंगे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो कंटेंट्स के अकॉर्डिंग आज हम अपने इन सब कंटेंट्स को बारी बारी क्लियर करेंगे। डिफाइन फार्माकोकाइनेटिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, बायो अवेलेबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। जी सबसे पहले हम देखते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है। अब ये हम टर्म जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। फार्माकोकाइनेटिक्स रेफर्स टू व्हाट द बॉडी डज टू अ ड्रग, मेटाबॉलिज्म एंड बायो ट्रांसफॉर्मेशन। अब फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होगा? हमने एक ड्रग ली तो हमारी बॉडी ने ड्रग के साथ क्या किया। ठीक है जी, इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? फार्माकोकाइनेटिक्स कहेंगे, जिसमें हमने दो टर्म्स को डिस्कस किया था, मेटाबॉलिज्म को और बायो ट्रांसफॉर्मेशन को। मेटाबॉलिज्म सबसे पहले, मेटाबॉलिज्म में हमने पढ़ा जी, हमने ड्रग ले ली तो बॉडी ने ड्रग को मेटाबोलाइज करना शुरू किया, जिसमें सबसे पहला काम उसने क्या किया? ड्रग को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया और जहाँ पे नीड थी वहाँ पे उसने उसको यूज़ किया, और फिर जो वेस्ट प्रोडक्ट बच गया तो उसको रिलीज़ करा दिया गया बॉडी से बाहर। ठीक है जी, ये टर्म होगी हमारी मेटाबॉलिज्म की। अब बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या था जी? बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारी एक सिंपल सी टर्म आती है। ठीक है, इसमें हम पढ़ते थे कि एक प्रोडक्ट है ना, यानी एक केमिकल नेचर है, तो आप उसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं बॉडी के अंदर, बॉडी के किसी स्पेसिफिक ऑर्गन में, किसी दूसरी फॉर्म में। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक ड्रग ली, आपके लिवर ने उसको बायो ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया, यानी एक ड्रग से दूसरी ड्रग नेचर में कन्वर्ट करना शुरू किया। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ड्रग ली जो कि वाटर सॉल्यूबल थी, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा था। ठीक है, अब हमारी जितनी भी बॉडी की मेम्ब्रेन है वो तो लिपिड बायलेयर है। ठीक है, इसलिए अब वाटर सॉल्यूबल जो ड्रग है उसका गुजरना मुश्किल है, वो क्योंकि इम्परमिएबल है, वो पास नहीं जल्दी हो सकती। तो उसके लिए मेम्ब्रेन के सेल में ही जो है ना, हमारे पास ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं, जिन्हें हम कैरियर प्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, उसके साथ वो क्या होते हैं जी? बाइंड होते हैं, और फिर जब वो बाइंड हो जाते हैं तो वो उन ड्रग्स को, यानी वाटर सॉल्यूबल ड्रग्स को अपने साथ मेम्ब्रेन में ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से वो परमिएबल हो जाती हैं। ठीक हो गया, अब इतनी सी बात समझ आ गई। ये क्या था जी? बायो ट्रांसफॉर्मेशन था। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। जी तो ये बड़े इम्पॉर्टेंट हैं जी, प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स एमसीक्यूज़ में पूछ लिए जाते हैं, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन होती है, देन उसके बाद मेटाबॉलिज्म एंड देन फाइनली एलिमिनेशन हो जाती है। ठीक है, अब सबसे पहले क्या हुआ है? एब्जॉर्प्शन हुई है। First, absorption from the site of administration permits entry of the drug either directly or indirectly into the plasma. अब देखें, आपने ड्रग ली, ठीक है, चाहे आपने ऑरली ली, चाहे आपने इंट्रावेनसली ली। ठीक है जी, उसने जाना किधर है? उसने एब्जॉर्ब कहाँ होना है? प्लाज्मा में, ब्लड में एब्जॉर्ब होना है। ठीक है, अब ये रूट पे डिपेंड करता है। ठीक है, अगर आप इंट्रावेनसली ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ड्रग जो है डायरेक्टली आपकी ब्लड स्ट्रीम में जा रही है। ठीक है, और अगर आप ऑरली ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ड्रग को बहुत से पैसेजेस में से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है जी, पहले स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, वहाँ से पोर्टल सर्कुलेशन में, उसके बाद बाइल से, और फिर बाइल से होती हुई वो ब्लड सर्कुलेशन में आती है। ठीक है, तो ये इनडायरेक्टली में आएगा। ठीक हो गया, एब्जॉर्प्शन क्लियर है जी। नेक्स्ट चलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड नंबर पे होती है। मैंने आपको बताया था ना कि एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग ने डिवाइड होना है बॉडी के पार्ट्स में। ठीक है, तो ड्रग में रिवर्सिबली लीव द ब्लड स्ट्रीम एंड डिस्ट्रीब्यूट इनटू द इंटरस्टिशियल एंड इंट्रासेलुलर फ्लूइड्स। ठीक है जी, डिवाइड्स होगी। उसके बाद क्या हुआ? मेटाबॉलिज्म होना है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म होगा
तो ही ड्रग अपना जो है इफ़ेक्ट दे सकेगी। ठीक है, थर्ड नंबर पे क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। ड्रग में बी बायो ट्रांसफॉर्म्ड थ्रू मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर और अदर टिश्यूज़। होप आपको बायो ट्रांसफॉर्म्ड की समझ तो आ गई होगी अच्छे तरीके से। ठीक है जी, मेटाबॉलिज्म क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं। तो आई थिंक आपको अब दोबारा से ये एक्सप्लेन करने की नीड तो नहीं होगी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चलते हैं। एलिमिनेशन क्या होता है। एलिमिनेशन, अब देखें, ड्रग ने एब्जॉर्ब होना था, एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होना था, डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब मेटाबॉलिज्म हो गया। ठीक है, यानी ड्रग ने जो है अपना डिज़ायरेबल इफ़ेक्ट दे दिया। अब जो बाकी ड्रग हो गया या ड्रग के जो भी मेटाबोलाइट्स हैं, ठीक है, वो फर्दर बॉडी में नहीं रहेंगे। ठीक है, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ यूरन, बाइल या फिर फीसिस। ठीक है जी, होप आपको प्रिंसिपल्स ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते हैं जी रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो आपका क्वेश्चन है ना, रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ना ज़्यादातर रूट्स के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप जो हैं इनके हमें बेनिफिट्स बता दें। ठीक है जी, एडवांटेजेस बता दें, डिसएडवांटेजेस बता दें, इनकी एग्जांपल्स बता दें। दो दो नंबर का पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद कीजिएगा। इसको मैंने ब्रीफली क्लासीफाई कर दिया है। बुक में जो है कंडेंस था जो ना सिलेबस वो दिया हुआ था पैराग्राफ, तो उसको जो है मैंने अच्छी तरह से क्लासीफाई कर दिया। इससे अच्छी तरह से याद कीजिएगा। रूट्स ऑफ ड्रग्स आर क्लासीफाइड इनटू 2 मेजर ग्रुप्स। ठीक है जी, जो हमारे पास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के रूट है ना, उन्हें हम दो तरह से क्लासीफाई करते हैं मेजरली, लोकलाइज रूट एंड सिस्टेमिक रूट। अब देखते हैं लोकलाइज रूट क्या होता है। इन दिस रूट ड्रग्स आर अप्लाइड लोकली ऑन स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, आइज एंड ईयर। देखिए, अब इस रूट में क्या होता है, हम स्किन पे ना ड्रग को लोकली अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ईयर में, आइज़ में, ताकि हमें लोकली उसका इफ़ेक्ट मिले। ठीक है, अब दिस रूट इज़ यूज व्हेन लोकल इफेक्ट ऑफ ड्रग आर रिक्वायर्ड। ओके, दिस रूट इंक्लूड्स 3 मेजर रूट्स। नेक्स्ट चलते हैं। अब लोकलाइज रूट्स में कौन कौन से जी 3 मेजर आते हैं। टॉपिकल, इंट्रा आर्टीरियल, इंट्रा आर्टिक्यूलर। ठीक है जी, टॉपिकल में क्या आता है अब। ठीक है, इसे हम ब्रीफ जो है ना नेक्स्ट स्लाइड्स में जाके पढ़ते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा जी, 3 नाम है, उसे अच्छी तरह से हमने याद करना है। टॉपिकल है, इंट्रा आर्टीरियल है, इंट्रा आर्टिक्यूलर है। ठीक है जी, अब सिस्टेमिक रूट क्या होता है हमारे पास में। इन दिस रूट ड्रग में भी ऑरली एंटर्ड। ठीक है, यानी मैंने लिखा हुआ है ना, मे बी ऑरली एंटर्ड, हो सकता है आप आईवी दे दें, हो सकता है आप आईएम दे दें। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ जी ऑरली एंटर्ड, देन इन स्टमक, इंटेस्टाइन, पोर्टल सर्कुलेशन, देन ड्रग रीचेज इनटू दिस सिस्टेमिक सर्कुलेशन, देन इन टिश्यूज एंड ब्रिंग देयर इफेक्ट। अब देखिए, ड्रग जो है, ठीक है, उसको वेरियस रूट्स में से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, पहले ऑरली आपने ले ली, फिर वो स्टमक में जाएगी। हो सकता है स्टमक में एसिडिटी की वजह से, ठीक है जी, एचसीएल की वजह से एचसीएल जो है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है जी, इंटेस्टाइन में जाएगी। उसके बाद इंटेस्टाइन में वो पोर्टल सर्कुलेशन में होगी एंटर। ठीक है, पोर्टल सर्कुलेशन से लिवर में जाएगी। उसके बाद जो है वो बाइल में एक्सक्रीट कर देगा उसे 40 to 60%, और भी जो थोड़ी बहुत रह जाएगी वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चली जाएगी। ठीक है, वहाँ से वो डिज़ायरेबल टिश्यूज़ में जाएगी जहाँ पे उसने अपना इफ़ेक्ट देना है। ठीक है जी, समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए, सिस्टेमिक रूट्स में क्या क्या आता है। इट में ऑल्सो क्लासीफाइड इनटू सब डिवीजन्स। ठीक है जी, इंटरल रूट्स एंड पैरेंटरल रूट्स। एंटरल रूट्स में कौन कौन से आते हैं, ओरल एंड सबलिंगुअल, जिसको हम बकल भी कहते हैं। ठीक है जी, पैरेंटरल रूट्स में क्या आता है, दिस रूट इंक्लूड्स इंजेक्शंस, इनहेलेशनल एंड ट्रांसडर्मल रूट। अब देखिए, यहाँ मैंने मेंशन किया है इंजेक्शंस, तो इंजेक्शंस हम 4 तरह से लगाते होते हैं। ठीक है, आईएम लगा देते हैं, आईवी, ठीक है, सबक्यूटेनियस, इंट्राडर्मल, ये इंजेक्शन के रूट्स हैं। ठीक है जी, इन्हें भी हम नेक्स्ट चल के डिटेल में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इनहेलेशनल यानी नेज़ल रूट। ठीक है जी, ट्रांसडर्मल यानी ट्रांसडर्मल जो लेयर है हमारी डर्मिस, वहाँ से हम इंजेक्ट करते हैं इंजेक्शन को। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, मैंने आपको बताया था ना जी, हम हर रूट के एडवांटेज पढ़ेंगे, डिसएडवांटेज पढ़ेंगे और उसकी एग्जांपल देखेंगे। ठीक है जी, अब टॉपिकल के क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। ईजी फॉर पेशेंट है जी, ईजी फॉर पेशेंट टू अप्लाई ऑन स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन।
ठीक है जी। सूटेबल व्हेन लोकल इफेक्ट ऑफ ड्रग इज़ डिज़ायर्ड, बताया था ना मैंने कि टॉपिकल आप तब यूज़ करते हैं जी जब आपको इफ़ेक्ट जो है लोकली चाहिए होता है। ठीक है। डिसएडवांटेज में क्या आएगा, अनसूटेबल फॉर ड्रग्स विद हाई मोलिकुलर वेट। अब जो ड्रग्स हाई मोलिकुलर वेट की है ना, उनके लिए जी अनसूटेबल है, वहाँ पे हम टॉपिकली जो है ड्रग्स को अप्लाई नहीं कर सकते। फिर वहाँ पे हम जाएंगे जी आईवी दे देंगे या आईएम दे देंगे। ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन में अगर अब देखें सम सिस्टमिक एब्जॉर्प्शन में अगर यानी जो एब्जॉर्प्शन है ना वो थोड़ी बहुत ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी। इसके एग्जांपल्स में हम क्रीम्स देख लेते होते हैं, ऑइंटमेंट्स, लोशंस, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स। ठीक हो गए, इसकी एग्जांपल्स में आ जाएगा। अब इंट्रा आर्टिक्यूलर में क्या आएगा, हायर कंसनट्रेशन ऑफ ड्रग इज़ लोकलाइज्ड एरिया। ठीक है। यानी कि हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं, ठीक है जी, लोकलाइज एरिया के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। मेनली जो है ना हम इसको रेमाटाइड आर्थराइटिस को ट्रीट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। जहाँ पे हमारा दो मतलब जॉइंट्स होते हैं ना, जॉइंट्स के स्पेस में हम इंजेक्शन को इंसर्ट करते हैं। ठीक है जी। और वहाँ पे जो है ना हम इसे स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्ट अब इसकी डिसएडवांटेजेस में क्या आएगा, स्ट्रिक्ट एसेप्टिक कंडीशन इज़ नीडेड। अब देखिए आप पंक्चर कर रहे हैं, ठीक है, तो एसेप्टिक मेजर्स नहीं लेंगे तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा। उसके अलावा क्या जी डिसएडवांटेज में, पेनफुल प्रोसीजर होगा। ठीक है। अब रिपीटेड इंजेक्शंस आप लगाएंगे जॉइंट स्पेस में तो डैमेज हो जाएगा जॉइंट को। ठीक है जी। और इस एग्जांपल्स में क्या आ जाएगा, हाइलोरोनिक एसिड के इंजेक्शंस होते हैं। ठीक है। बोटुलिनियम, न्यूरोटॉक्सिन एंड प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, इसमें से आप कोई भी एक एग्जांपल कर लीजिएगा। ठीक है। और इसके अलावा इसमें है जी इंट्रा आर्टीरियल रूट। ठीक है। हम नॉर्मली देखते हैं कि जी इंजेक्शन जो है आईवी लगता है या फिर आईएम लगता है। आर्टरी में कभी इंजेक्शन लगता देखा नहीं है, लेकिन ये बहुत रेयर होता है। ये किसी भी डिज़ीज़ को डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए ना फाइंड करने के लिए लगाया जाता है। ठीक है। मोस्टली यूज़ नहीं किया जाता, इसलिए मैंने इसको यहाँ मेंशन नहीं किया। ठीक है। अगर किसी ने करना हो तो वो ये बात बस लिख दे, काफ़ी होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट में चलते हैं हम जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। इसमें हम देखते हैं सिस्टमिक पाथवेज अपने। ठीक है जी। एंटेरल रूट्स एंड पैरेंटल रूट्स। एंटेरल में जी हमने दो पढ़े थे, ओरल एंड सबलिंगुअल, और पैरेंटल में हम आईवी, आईएम, एससी क्या था जी सबक्यूटेनियस रूट, आईडी इंट्राडर्मल, इनहेलेशनल और ट्रांसडर्मल। ठीक है जी। ओरल और सबलिंगुअल, अब इसके भी हमने ना एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ने होते हैं। अब सबसे आप कहें कि सेफेस्ट मेथड कौन सा है रूट ड्रग रूट एडमिनिस्ट्रेशन का, तो वो ओरल रूट है। ठीक है। क्योंकि वो पेनलेस है, पेशेंट खुद भी जो है यूज़ कर सकता है। ठीक है। अब डिसएडवांटेज में क्या लिख देंगे, उसमें आएगा जी लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होगी एंड कॉज इरिटेशन। ठीक है जी। जो हमारी एब्जॉर्प्शन है वो लिमिटेड है और हमें इरिटेशन हो सकती है। अब सबलिंगुअल रूट, इसमें जो इसका क्या एडवांटेज होगा, सबलिंगुअल का क्या फ़ायदा है, एब्जॉर्प्शन रेट फास्टर होता है क्योंकि यहाँ पे जो ब्लड सप्लाईज हैं वो सबसे ज़्यादा अमाउंट में होती हैं। ठीक है। इसलिए एब्जॉर्प्शन रेट ज़्यादा होता है। और बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी कि जो फर्स्ट पास इफेक्ट होता है ना उसे बाईपास करती है, यानी कि इसको उसमें से गुजरना नहीं पड़ता। ठीक है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब आप सबलिंगुअल यानी ज़ुबान के नीचे आप ड्रग रख रहे हो ना, ड्रग आप ज़ुबान के नीचे से जब आप दे रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम में जो उसका एब्जॉर्प्शन रेट है ना वो डायरेक्ट है। ठीक है। वो डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ से, तो वो उसको स्टमक में जाने की, ठीक है, उसके बाद वाटर सर्कुलेशन में जाने की, इंटेस्टाइन में जाने की वो तो नीड ही नहीं है। इसीलिए बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट। ठीक हो गया। होप बाईपास इफेक्ट की समझ आई होगी थोड़ी बहुत। इसे हम नेक्स्ट जाकर डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है जी। अब डिसएडवांटेज में क्या देखेंगे, लिमिटेड टू ड्रग्स दैट टेकन इनटू स्मॉल अमाउंट एंड इरिटेशन। अब जो ड्रग हम स्मॉल अमाउंट में लेते हैं उनके लिए लिमिटेड कर दिया गया है। ठीक है जी। और इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकती है। ठीक हो गया। ये ओरल और सबलिंगुअल रूट था। नेक्स्ट चलते हैं पैरेंटल रूट्स को डिस्कस करते हैं जी। पैरेंटल रूट्स में हमारे पास इंट्रावेस्कुलर रूट्स था। ठीक है। जिसमें इसके एडवांटेजेस में क्या था, मैक्सिमम अब्जॉर्प्शन होती है। ठीक है। क्योंकि हम आईवी इंट्रावेस्कुलर या डायरेक्ट आप वेन में लगाते हैं। ठीक है। तो इसलिए जो है इसकी बायो अवेलेबिलिटी जो है 100% होती है, यानी जितनी आपने ड्रग लगाई है ना उतनी की उतनी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाएगी। ठीक है। विदाउट अनचेंज यानी चेंज हुए बगैर। इफ़ डोज इज़ इन लार्ज
वॉल्यूम। दिस रूट इज़ बेस्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखें, एक पेशेंट है, आपने उसको लार्ज अमाउंट में ड्रग प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो एडमिनिस्टर करनी है, तो फिर आप उससे सबसे बेस्ट वे में इंट्रावेस्कुलर यानी आईवी में आप ड्रग देंगे, ठीक है जी। अब डिसएडवांटेज में क्या आएगा? इफ़ एसेप्टिक मेजर्स आर इनअप्रोप्रिएट देन रिस्क ऑफ इन्फेक्शन अकर, ठीक है जी। अगर हम एसेप्टिक मेजर्स जो हैं अच्छे तरीके से नहीं यूज़ करेंगे तो क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, ठीक है जी। पेशेंट को भी और ख़ुद को भी चांस होगा। अनसूटेबल फॉर ऑयली सब्सटेंस। अब जो ऑयली ड्रग्स होती हैं ना, उनके लिए आईवी रूट जो है, ठीक है जी, इतना सूटेबल नहीं है, इतना क्या है ही नहीं सूटेबल, ठीक है जी। इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर क्या है जी? इसमें हमारे पास एडवांटेज में क्या आएगा? सूटेबल इफ़ ड्रग डोजेज इज़ मॉडरेट, ठीक है जी। ना ड्रग बहुत ज़्यादा हो ना ड्रग बहुत कम हो, यानी मॉडरेट हो, तब ये रूट आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब सूटेबल किसके लिए जी? ऑयली ड्रग्स के लिए, यानी आईवी आप ऑयली ड्रग्स नहीं दे सकते क्योंकि वो वहीं पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो इंट्रामस्कुलर में आप ऑयली ड्रग्स दे सकते हैं क्योंकि उसका ना एब्जॉर्प्शन पैटर्न भी यही होता है कि वो आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, पहले एक्यूमुलेट होती है फिर आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। उसके अलावा अब इसके डिसएडवांटेज में देखें तो पेनफुल प्रोसीजर होता है, ठीक है, कैन कॉज आईएम हेमरेज यानी ब्लीडिंग करा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इंट्राडर्मल देखते हैं जी। अब फॉर डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन, ठीक है जी, इसका फ़ायदा सिर्फ एक ही है, इसको हम डायग्नोस्टिक डिटर्मिनेशन में यूज़ करते हैं, यानी किसी भी डिज़ीज़ को आपने फाइंड करना है ना, किसी भी डिज़ीज़ को जिसके साइन एंड सिम्टम रिवील नहीं हो रहे, उसके लिए हम ये रूट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिसएडवांटेजेस में क्या आ जाएगा? इरिटेशन और इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, ठीक है जी। सबक्यूटेनियस रूट। अब आइडियल फॉर स्लो रिलीज ड्रग। अब ऐसी ड्रग्स जो आपने पेशेंट को ना स्लो एडमिनिस्टर करनी होती हैं तो वो आप सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। आइडियल फॉर पुअरली सॉल्युबल सस्पेंशन, ठीक हो गया। अब इसके डिसएडवांटेज में क्या आएगा? पेनफुल प्रोसीजर है, अनसूटेबल फॉर लार्ज वॉल्यूम ऑफ ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी। अब जो हमने लार्ज अमाउंट में ड्रग देनी है ना, तो उसके लिए ये अनसूटेबल है, यानी आप नहीं दे सकते। किस रूट के थ्रू दे सकते हैं? अभी हम पढ़ के आए हैं पीछे, इंट्रावेस्कुलर यानी आईवी के थ्रू आप लार्ज अमाउंट में जो ड्रग है वो दे सकते हैं, ठीक है। अगर इनहेलेशनल यानी नेज़ल रूट आ जाता है, ठीक है। आइडियल फॉर गैसेस यानी स्प्रेज वगैरह होती हैं, ठीक है, जैसे इनहेलर वगैरह यूज़ किया जाता है, उसके लिए आइडियल रूट है, आप अच्छे तरीके से दे सकते हैं, ठीक है जी। एब्जॉर्प्शन जो है रैपिड होती है और बाईपास फर्स्ट पास इफ़ेक्ट, यानी कि फिर से वही बात, ड्रग को है बहुत ज़्यादा पैसेजेस में से गुजरना नहीं पड़ रहा, ड्रग जो है डायरेक्टली हो रही है एब्जॉर्ब, ठीक है। इसके अलावा क्या है जी? डिसएडवांटेजेस में मोस्ट एडिक्टिव रूट है, क्यों? क्योंकि ड्रग जो है क्विकली हमारे नर्वस सिस्टम में जा सकती है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके, ठीक है जी। अगर ट्रांसडर्मल रूट है हमारा, अब ट्रांसडर्मल रूट में क्या आता है, इसके क्या फ़ायदे हैं? पहले दो फायदे जो हैं इनहेलेशनल रूट के हैं, अगले दो फायदे ट्रांसडर्मल रूट के हैं। बाईपास फर्स्ट पास इफेक्ट, ठीक है जी, और ट्रांसडर्मल में पेनलेस इफेक्ट आ जाएगा हमारा, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं डिसएडवांटेज की तरफ ट्रांसडर्मल के। अब कुछ पेशेंट्स को एलर्जी होती है, ठीक है, आप डर्मली जो डर्मस लेयर है हमारी, आप वहाँ पे इंजेक्शन नहीं दे सकते क्योंकि एलर्जी होती है, वहाँ पे फ़ौरन जो है ना साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, इरिटेशन हो जाती है। इसके अलावा इन्फेक्शन का चांस, जब आप पंक्चर करेंगे तो इन्फेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गए रूट्स? नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं जी एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स। एब्जॉर्प्शन क्या चीज़ है? एब्जॉर्प्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ अ ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है। ट्रांसफ़र है ड्रग का साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम, यानी आपने ड्रग ली, ठीक है, उसका वो सारा फासला जब जहाँ तक वो ब्लड स्ट्रीम में जा रही है, यानी वो सारा पैसेज वे, ठीक है, जितना भी बनता है वो सारा क्या आएगा उसमें? एब्जॉर्प्शन वहाँ पे होनी है, ठीक है। जैसे आप देखें, आपने ड्रग ली ऑरली, ठीक है, माउथ से हो जाएगी स्टमक में हो सकता है एसिडिक मीडियम की वजह से वो थोड़ी बहुत डिस्ट्रॉय हो जाए, उसके बाद वो जाएगी जी इंटेस्टाइन में जाने के बाद वो जाएगी पोर्टल सर्कुलेशन में, ठीक है जी, जो कि लिवर को कनेक्ट कर रही होती है। लिवर में जाएगी, लिवर में जाने के बाद वो काफ़ी हद तक मेटाबोलाइज हो चुकी होगी, ठीक है जी। मेटाबोलाइज हो जाएगी तो फिर वो कुछ पोर्शन जो है बाइल में
सिक्रीट कर देगी। उसके बाद जो थोड़ा बहुत रह जाएगा 40 to 60%, ठीक है, तो वो ब्लड में ड्रग चली जाएगी। ठीक है जी, यानी ब्लड स्ट्रीम में ड्रग एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी, इसके कुछ ना मैकेनिज़म्स हैं जिसकी वजह से ड्रग एब्जॉर्ब होती है। ठीक है जी, वन बाय वन हम देखते हैं। डिपेंडिंग अपॉन दियर chemical properties, drugs may be absorbed from the GI tract by passive diffusion, facilitated diffusion, active transporter और endo और exocytosis। ठीक है जी, हम बारी बारी इनको भी देख लेते हैं। पैसिव डिफ्यूजन क्या चीज़ है? The drug moves from an area of high concentration to lower concentration। ठीक है जी, अब ड्रग जो है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ मूव करती है। ठीक है जी, इसमें कैरियर की ज़रूरत नहीं होती और इसके अलावा ये सैचुरेबल प्रोसीजर होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप बता सकते हैं इसमें ये जो ड्रग्स हैं वो मोस्टली इसी मैकेनिज़्म के थ्रू डिफ्यूज़ होती हैं, यानी कि इसी मैकेनिज़्म के थ्रू एब्जॉर्ब होती हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखें, डिफ्यूजन की भी ना हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक्वस डिफ्यूजन होती है और लिपिड डिफ्यूजन होती है। ठीक है जी, एक्वस डिफ्यूजन में क्या आएगा? वाटर सॉल्युबल ड्रग्स आर पेनिट्रेट द सेल मेम्ब्रेन थ्रू एक्वस चैनल पोर्स। ठीक है जी, जैसे आपको मैंने पहले बता दिया हुआ है कि जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होगी वो एब्जॉर्ब इस तरह से नहीं होगी, वो पोर्स के ज़रिए होगी। ठीक है जी, कैरियर प्रोटीन्स के ज़रिए होंगी। ठीक है जी, लिपिड डिफ्यूजन क्या है? लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स पेनिट्रेट रीडीली क्रॉस द मेम्ब्रेन ड्यू टू सॉल्युबिलिटी इन द मेम्ब्रेन लिपिड बायलेयर। अब लिपिड जो सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर देंगी क्योंकि उनकी नेचर ही यही है, वो लिपिड बायलेयर है इसीलिए। ठीक है जी, समझ आ गया डिफ्यूजन का टॉपिक। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब नाम से जाहिर है कि फैसिलिटेट है। ठीक है, यानी इसमें कोई ना कोई कैरियर प्रोटीन होगा। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन में। अदर एजेंट्स कैन एंटर द सेल बाय स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स विच फैसिलिटेट द पैसेज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स प्रोटीन। अच्छा ठीक है, अब देखिए, अब जितने भी हमारे पास में लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है, ग्लूकोज वगैरह, ये इस तरह से पास आउट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्हें जाने के लिए कैरियर प्रोटीन की ज़रूरत होती है। ठीक है, जो कि ट्रांसपोर्टर के तौर पे एक्ट करती है। अब नेक्स्ट क्या होता है? प्रोटीन्स अंडरगोज कन्फर्मेशनल चेंजेस। अब प्रोटीन्स अमीन इन पे चेंजेस आ गए। ठीक है, दैट अलाउ पैसेज ऑफ ड्रग्स इनटू द सेल्स। ठीक हो गया, दिस प्रोसेस इज नोन एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल आपने बताना है कि जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, लार्जर साइज़ के मॉलिक्यूल होते हैं, वो जो हैं उसमें मेम्ब्रेन में इजीली पास आउट नहीं कर सकते। उनके लिए स्पेशलाइज्ड कैरियर प्रोटीन्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टर के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है जी, उन पे चेंजेस लेके आए जाते हैं। चेंजेस किस तरह के लाए जाते हैं? ठीक है, कि उनकी मतलब आयनाइजेशन को मतलब देखते हैं, सॉल्युबिलिटी वगैरह पे इफेक्ट कोई आता है। ठीक है, तो उस सारे प्रोसेस को क्या कहेंगे? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहेंगे। ठीक है जी, अब इसमें एनर्जी का यूज़ नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस जो है सैचुरेटेबल होता है और इसको हम इनहिबिट कर सकते हैं। ठीक है, इस इफ़ेक्ट को। अब इसमें होगा क्या? ठीक है, इनहिबिशन हम कैसे करा सकते हैं? अब कुछ ऐसे ड्रग्स आ जाएंगी, ठीक है, जो कि इनहिबिशन करा देंगी, खुद बाइंड हो जाएंगी, ठीक है, रिसेप्टर्स के साथ। तो फिर इसीलिए जो है वो इनहिबिशन हो जाएगी, मॉलिक्यूल अटैच नहीं होंगे कैरियर के साथ। ठीक है जी, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन समझ आ गया। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज अ प्रोसेस इन विच ड्रग मूविंग अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। अब देखिए, इसमें क्योंकि ये अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, ठीक है, लो से हाई की तरफ जा रहा है, तो इसमें क्या होगा? एटीपी का यूज़ होगा। ठीक है जी, दिस मोड ऑफ ड्रग एंट्री ऑल्सो इन्वॉल्व स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन्स। अब इनमें कैरियर प्रोटीन्स आएंगे। एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस इज सैचुरेबल। ठीक है जी, समझ आ गया एटीपी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक दफ़ा फिर रिपीट कर देती हूँ। देखिए, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ड्रग जो है एक्टिव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के मूव करती है। ठीक है जी, एरिया ऑफ लो कंसंट्रेशन से हाई की तरफ। ठीक है, समझ आ गई। नेक्स्ट चलते हैं। अब एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस क्या होता है? ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होता है? Endocytosis involves engulfment of a drug by cell membrane and transport into the cell by pinching of drug-filled vesicles.
ठीक है जी। अब देखें इसमें हुआ क्या, जैसे फेगोसाइटोसिस होती थी ना, बिल्कुल इसी तरह से एंडोसाइटोसिस होती है। एंडोसाइट यानी इंगल्फमेंट होगी ड्रग की सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। ठीक है जी। अब सेल मेम्ब्रेन जो है ना, अब वेजिकल के अंदर चली जाएगी। ठीक है, ड्रग फिल्ड वेजिकल्स के थ्रू। ठीक है, एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स इनगल्फमेंट ऑफ अ ड्रग। ठीक है जी, जो ड्रग है उसे इनगल्फ कर लिया जाएगा, वेजिकल जो है उसे अपने अंदर इनगल्फ करेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, एक्सोसाइटोसिस क्या होता है। एक्सोसाइटोसिस इज द रिवर्स ऑफ एंडोसाइटोसिस। अब देखें उसने क्या किया था कि सेल, उसने क्या किया था, इनगल्फमेंट कर ली थी ड्रग की। ठीक है, अब इसने क्या करना है, बाहर फेंक देना है ड्रग को। ठीक है जी, एक्सीट आउट करा देना है, आउट ऑफ सिक्रेटेड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ सिमिलर प्रोसेस ऑफ वेजिकल फॉर्मेशन। ठीक है जी, फॉर एग्जांपल विटामिन B12 transported by endocytosis and certain neurotransmitters norepinephrine and stored in vesicles and released by exocytosis। समझ आ गया। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये पहले से भी आते थे। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब सबसे पहले ना हम फैक्टर्स देख लेते हैं जी, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी, कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं एब्जॉर्प्शन पे हमें इफ़ेक्ट देते हैं। अब इफ़ेक्ट ऑफ पीएच ऑन ड्रग एब्जॉर्प्शन, पीएच का क्या इफ़ेक्ट आता है। ठीक है जी, आयनाइजेशन पे। अब देखिए